नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के पहले टॉपिक जिसका नाम है पहले चैप्टर जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हम संबंध एवं फलन लिखे हुए हैं। NCERT का ये चैप्टर है क्लास 12 का, चैप्टर नंबर 1। तो इसी चैप्टर के साथ आज हम क्लास 12 को रिवीजन कराना स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 11th में आप रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ के आ चुके होंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ आपसे। तो अगर आप पढ़ के आए होंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको आएगा समझ में, पर थोड़ा कम आएगा समझ में। तो हालांकि पहले हम आपको क्लास 11th में जो रिलेशन की डेफिनीशन है, फंक्शन की जो डेफिनीशन है, उसको साथ साथ करवाते चलेंगे ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए, नहीं तो आपको समझने में समस्या होगी। तो समय को ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्लास 11th में एक चैप्टर है जिसका नाम है सेट। तो सेट क्या है, इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे जल्द ही। तो अभी हम क्लास 11th वालों को ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन करवा रहे थे, जैसे ही वो ख़त्म होगा उसके बाद हम सेट पे एक वीडियो बनाएंगे, उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन पे एक वीडियो बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सेट की। सेट किसे कहते हैं? सेट, क्योंकि अगर आपको सेट नहीं आएगा तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो सेट, तो जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि सेट के बारे में। सेट के बारे में लिखवाएंगे नहीं, आप लोग 11th क्लास की बुक से पढ़ लीजिएगा। सेट क्या है? सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जो सेट होता है, जिसको हिंदी में समुच्चय बोलते हैं, वो वस्तुओं के संग्रह को बोला जाता है। जो समुच्चय होता है वो कई सारी वस्तुएं हैं, उनके संग्रह को या उनके समुच्चय को, उनके समूह को बोला जाता है, उनके कलेक्शन को बोला जाता है। बट उसमें एक शर्त है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके हम कलेक्शन को बना रहे हैं वो वेल डिफाइन होनी चाहिए, सुपरिभाषित होने चाहिए। वेल डिफाइन, सुपरिभाषित का मतलब ये है कि वो पर्सन टू पर्सन वैरी ना करता हो। मतलब अगर हम पूछें एक व्यक्ति से उसके बारे में तो वही जवाब आना चाहिए जो हम दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं, वो उसी क्वेश्चन को। यानी कि उसी क्वेश्चन को अगर हम कई सारे व्यक्तियों से पूछते हैं तो उसका जवाब सेम आए। ये नहीं कि पहला वाला दूसरा जवाब दे रहा है, दूसरा वाला दूसरा जवाब दे रहा है, तीसरा वाला तीसरा जवाब दे रहा है, नहीं, तो वो वेल डिफाइन नहीं होता है। तो वेल डिफाइन का मतलब होता है सुपरिभाषित। तो सेट क्या है? सेट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। सेट को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। सेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? समुच्चय। क्या होता है? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय कहा जाता है। यानी कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। ठीक, तो अब हम थोड़ा सा बताते हैं कि वेल डिफाइन मतलब क्या होता है। अभी हमने आपको बताया कि वेल डिफाइन का मतलब होगा कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करता हो। यानी कि एक ही क्वेश्चन कई सारे व्यक्तियों से पूछे तो सबका जवाब सेम आए। तो वेल डिफाइन, पहले हम बताते हैं कि वेल डिफाइन कौन नहीं है। जैसे अगर हम आपसे एक एग्जांपल पूछते हैं, कहते हैं कि ये जो इंडियन बॉलीवुड है, इंडियन सिनेमा, तो बॉलीवुड में टॉप मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस के नाम बताओ। मतलब सुंदर 5 हीरोइनों के नाम बताओ जो सुंदर हो। तो आप लोग देख पाएंगे कि जो टॉप 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस होंगी उनमें किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा जाएगा तो वो दूसरे का नाम लेगा, हमारे द्वारा पूछा जाएगा तो हम दूसरे का नाम लेंगे, तीसरे व्यक्ति से पूछते हैं तो वो तीसरे का नाम लेगा। तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए हम बोले कि हमारे हिसाब से जो टॉप 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हैं
उसमें चलो हम नाम लेते हैं, सबसे पहले दीपिका पादुकोण का नाम ले लिए, दीपिका पादुकोण। फिर मान लीजिए हम नाम ले रहे हैं और भी एक्ट्रेस का, जैसे मान लीजिए हमने नाम ले लिया रानी मुखर्जी का। फिर हमने करीना कपूर का नाम ले लिया, कैटरीना का नाम ले लिया। अब दूसरे व्यक्ति के पास गए, वो दूसरे का नाम ले रहा है, ऐश्वर्या राय का नाम ले रहा है, शिल्पा शेट्टी का नाम ले रहा है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा वो एक सेट नहीं होता है। या फिर मान लीजिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 5 बेस्ट क्रिकेटर का नाम बताओ, 5 बेस्ट क्रिकेटर इंडियन टीम के ही, तो 5 बेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट मतलब जो अच्छी बॉलिंग करते हों, तो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग जवाब आएगा। किसी के द्वारा बुमराह अच्छी बॉलिंग करते हैं तो कोई भुवनेश्वर का नाम लेगा, कोई और प्लेयर्स का नाम लेगा, कोई बोलेगा कि इरफान पठान अच्छे हैं। तो ये वाला जो कलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरा आंसर आएगा, दूसरे व्यक्ति के द्वारा दूसरा आंसर आएगा। तो समझ गए आप लोग। तो ये वेल डिफाइन नहीं है, कलेक्शन तो है ये पर वेल डिफाइन नहीं है। और वे कलेक्शन जो वेल डिफाइन होते हैं वही सेट कहलाते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो दिस इज़ नॉट ए वेल डिफाइन, ये वेल डिफाइन नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है। ठीक है। अब मैं पूछता हूँ कि दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मैं पूछता हूँ कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बताओ, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बताओ, यानी कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या बताओ। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कौन कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। प्रथम शब्द लगाने का मतलब होगा कि स्टार्टिंग से 5। तो पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4 और पांचवा 5। ये वाला जो क्वेश्चन है ये किसी भी व्यक्ति से पूछा जाएगा, सबका जवाब सेम होगा। अगर आप किसी से भी पूछ लेंगे कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं को बताओ तो सबका जवाब सेम आएगा। तो ये वाला जो कलेक्शन है ये है हमारा वेल डिफाइन कलेक्शन। कैसा कलेक्शन है ये? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और इस कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं। तो एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट, प्रत्येक जो कलेक्शन होता है वो सेट नहीं होता है, पर प्रत्येक सेट एक कलेक्शन होता है। समझ गए आप लोग? तो अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का है तब तो वो सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब आगे पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से हमें पढ़ना है। तो दूसरा, अब सेट पता चल गया। अब सेट में जो ऑब्जेक्ट आएंगे जिनका हमने कलेक्शन बनाया है उनको हम रखते हैं करली ब्रैकेट में। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं पूछता हूँ तो करली ब्रैकेट में, सेट को किस में लिखेंगे? करली ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये होता है सेट को लिख देंगे करली ब्रैकेट। तो सेट को किस में लिखते हैं? करली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो करली ब्रैकेट में सेट को लिखते हैं। तो जैसे हम कह रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का एक संग्रह, क्या वो सेट होगा? तो आप किसी से भी पूछेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी स्वरों के नाम बताओ तो सबका जवाब A-E-I-O-U होगा। क्या क्या होगा? ए होगा, ई होगा, आई होगा, A-E-I-O और U होगा। और इसको करली ब्रैकेट में लिख देंगे तो एक सेट कहलाएगा। तो सेट जिनका हम संग्रह बनाते हैं, जिनका कलेक्शन बनाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। और एलिमेंट करली ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, यानी कि सेट में जो एलिमेंट होते हैं उनको हम करली ब्रैकेट में लिखेंगे। और सेट को किसी के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मान लो ये सेट ए है तो सेट इसको लिख देंगे ये सेट है। तो इस तरीके से किसी भी सेट को हम लिखते हैं। उसके बाद आपको क्या पढ़ा? सेट को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 प्रकार से। एक होता है टेबुलर फॉर्म, इसी को दूसरा नाम में बोला गया रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोला गया इसको? रोस्टर फॉर्म। और दूसरा वाला जो टाइप होता है
उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर, कौन सा फॉर्म बोलेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म। हिंदी में बोलेंगे समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। तो थोड़ा सा बता देते हैं कि ये यानी कि किसी भी सेट को, अब सेट आप जान गए कि कलेक्शन होगा, संग्रह होगा, और जिनका संग्रह बनाते हैं वो एलिमेंट कहलाते हैं, और उनको किस में रखेंगे? एक करली ब्रैकेट में रखेंगे। अब बात आती है कि सेट को कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो सेट को लिखने के दो प्रकार हैं। सबसे पहले है टेबुलर फॉर्म, उसी का दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म। हिंदी में भी यही बोलेंगे, हिंदी में भी बोलेंगे रोस्टर रूप। और दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म। देखो कैसे। तो रोस्टर फॉर्म में जैसे मान लीजिए कोई सेट है, तो वो सेट है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक लिख दिया? मान लो 10 तक लिख दिए, यानी कि 4 के बाद 5 6 7 8 9 10। तो ये टेबल के फॉर्म में लिखा। आप लोग टेबल पढ़ते हैं ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो ऐसे टेबल में आगे लिखते जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये लिखा गया है। तो ये टेबल के फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए इसका नाम है टेबुलर फॉर्म, और इसी का दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म। और ये क्या लिखा गया है? तो आप लोग देख रहे होंगे, ये लिखा गया है कि 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 10 तक की संख्याएँ लिखी गई हैं, और इसका मतलब ये होल नंबर लिखा गया है। ये क्या लिखा गया? होल नंबर लिखा गया, या इसी को बोल दो पॉजिटिव इंटीजर लिखे गए हैं। और कहाँ तक लिखे गए हैं? वो 10 तक लिखे गए हैं। कहाँ तक लिखे गए हैं? 10 तक। तो इसका मतलब ये है कि इसको, अब इसी चीज़ को आप ऐसे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? इसको लिख देंगे यक्स सच दैट यक्स, यानी कि यक्स इन सभी एलिमेंट को डिफाइन करेगा। किसको डिफाइन करेगा? इन सभी एलिमेंट को डिफाइन करेगा, यानी कि यक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इस प्रकार से शब्द ले आओ ताकि वो शब्द बोलने पे ये सारी चीज़ें कवर हो जाए। तो यक्स वह शब्द है जो इन सब को रिप्रेजेंट करेगा। यक्स सच दैट, सच दैट का मतलब इस प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि यक्स सच दैट, यक्स इस प्रकार से होगा कि देखो यक्स सच दैट यक्स। अब यहाँ पे यक्स की डेफिनेशन शुरू है कि यक्स को क्या कहा गया है। तो यक्स इज द पॉजिटिव इंटीजर। इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, यक्स क्या है? यक्स एक धनात्मक पूर्णांक है, और लेस देन साफ साफ लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं। क्या कह रहा है कि यक्स के बारे में अगर हम ये बात लिख दें कि यक्स सच दैट यक्स, और यक्स एक धनात्मक पूर्णांक है जो कि 11 से छोटा है, करली ब्रैकेट बंद। तो देखो ध्यान से, यक्स के बारे में क्या बताया गया कि यक्स क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। अब आप जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक 0 से शुरू होगा, और उसने बता दिया कि 11 से छोटा है तो 10 तक जाएगा, क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं वो डेसिमल में नहीं होते, दशमलव में नहीं होते हैं। आप इस बात को भूलिएगा मत कि 10 के बाद 9 के बाद 9.1 दशमलव में नहीं होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो ये वाला तरीका होता है। इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यक्स सच दैट यक्स, उसके बाद यहाँ पे बता दिया जाएगा कि यक्स बिलोंगिंग जेड एंड यक्स लेस देन 11। इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि यक्स का मान 11 से छोटा होगा, और यक्स बिलोंग करेगा जेड से, और जेड के ऊपर पॉजिटिव लगा दो। जेड के ऊपर क्या लगा दो? पॉजिटिव। तब इससे ये पता चल जाएगा कि पॉजिटिव इंटीजर है ये। और जेड किसको दिखाता है भैया? तो जेड दिखाएगा इंटीजर को, पूर्णांक को दिखाता है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो इस प्रकार से हम सेट को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक का नाम है रोस्टर फॉर्म, उसी का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म, और दूसरा जो टाइप है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। ये सारी चीज़ें हम जब 11th क्लास में जो चैप्टर पहला वाला है जिसका नाम ही है सेट, उस चैप्टर में दोबारा से बताएंगे। तो क्लास 12th में हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा आने वाली है, तो हमारे पास ज़्यादा समय है नहीं, तो इसलिए जल्दी से रिवीजन। अगर मैं इसको नहीं समझाता तो आपको आगे समझ में नहीं आता। उसके बाद टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सेट। तो कई सारे टाइप के सेट होते हैं, हमें उन सब चीज़ों को नहीं पढ़ना है, हमें जिसका यूज़ है, जिसका काम है, हम उसी को पढ़ेंगे। तो उसी में एक आता है सबसेट। क्या आता है? सबसेट। तो सेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर जो लिखे जाएंगे वो एलिमेंट कहलाएंगे। किसके एलिमेंट होंगे? उस सेट के एलिमेंट होंगे। याद रहेगा ना आपको। हिंदी में बोलेंगे अवयव। क्या बोलेंगे? अवयव।
अच्छा एक बात और बता देते हैं, इसको एक ये जो ए ई आई ओ यू है ये अवयव है किसके, ए के, तो इसको ऐसे लिख देंगे कि ए बिलोंग करता है ए से, इसको बोलते हैं बिलोंग, क्या बोलेंगे इसको, बिलोंग, बिलोंग करता है, ए बिलोंग करता है ए से, ई बिलोंग करता है ए से, ओ बिलोंग करता है ए से, इसका मतलब ए, इससे ये पता चल रहा है कि ए ई ओ ये सब के सब ए के अंदर हैं, समझे कि नहीं समझे, ये मतलब टाइप्स ऑफ सेट पढ़ते हैं, पूरा नहीं सिर्फ एक, जिसमें एक होता है सबसेट, तो सबसेट को पढ़ते हैं, ध्यान से देखो, मिटा देते हैं इसको, सबसेट। सेट आना चाहिए आपको, तो जाके आपको रिलेशन फंक्शन आएगा, बुक का सहारा लीजिए और जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। तो सबसेट क्या होता है, उसी में मतलब टाइप्स ऑफ सेट में एक टाइप है, एक टाइप का सेट है, एक टाइप का सेट है जिसे बोलते हैं सबसेट, जिसे सबसेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे उप समुच्चय, क्या बोलेंगे, उप समुच्चय। अब क्या होता है कि दो सेट हैं, मान लो दो सेट है, तो दो सेट है, अब मान लो दो सेट है, यहाँ पे लिख देंगे कि माना दो सेट है, लेट बी द टू सेट, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 2 3 4 और यहाँ पे एक भी लिख देते हैं और कामा 5। अब दो सेट है, एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है, तो आप ध्यान से मेरी बात सुनना, एक सेट दूसरे का सबसेट कहलाता है यदि उस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में पाए जाते हैं। ए सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ द ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज बिलोंगिंग इन सेट बी। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया ना, यदि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में पाए जाते हैं तो सेट ए सबसेट होगा किसका, बी का। तो जिस सेट के एलिमेंट दूसरे वाले सेट में पाए जाएंगे वो सबसेट होता है दूसरे वाले का। यानी कि अब ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट किस में पाए जाएंगे, पाए जा रहे हैं बी में, देखो ना 1 2 3 आ रहा है, इसमें भी 1 2 3 आ रहा है, पर बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, ए के सारे एलिमेंट बी में है। यहाँ पे लिखेंगे एक सेट ए सेट बी का, एक सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा, सबसेट कहलाता है यदि सेट ए के सारे अवयव या एलिमेंट, सेट ए के सारे अवयव या एलिमेंट सेट बी में पाए जाते हैं। तो आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, आप इसको इंग्लिश में बोल देते एक बार फिर, इफ़ द ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज बिलोंगिंग इन सेट बी देन सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक, तो अब ध्यान से देखिए, सेट ए के सारे एलिमेंट किस में पाए जाने हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल में, चूंकि ए के सारे एलिमेंट, ए के मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट बी सेट में पाए जा रहे हैं, इसलिए ए सबसेट होगा किसका भैया, बी का। यानी कि सेट ए सबसेट होगा सेट बी का। और सबसेट को दिखाने के साइन ये है, सबसेट को कैसे दिखाते हैं, सबसेट को दिखाते हैं, अगर ए सबसेट है बी का तो ऐसे लिख देंगे, ये सबसेट की साइन है, ये ऐसे बना लो अच्छे से, ये है सबसेट की साइन। कोई दिक्कत है इसमें बताओ? तो आप लोगों ने देखा कि ए के सारे एलिमेंट बी में पाए जा रहे हैं, इसलिए ए सबसेट है बी का, बट बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं पाए जा रहे हैं, इसलिए बी सबसेट नहीं है ए का। तो जिसके एलिमेंट पाए जाएंगे वो सबसेट होगा। ठीक अच्छा, तो अगर ए सबसेट है बी का बट बी ए का नहीं है, तो ए सबसेट है बी का, तो बी ए का क्या है भाई, ए का रिलेशन बी के साथ क्या है,
ए सबसेट है बी का, तो बी ए का क्या है, तो बी ए का सुपरसेट है। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट, इक्वल सेट, इसके पहले टाइप्स ऑफ सेट में एक इक्वल सेट होता है, दो सेट इक्वल सेट कहलाते हैं यदि उनके एलिमेंट भी सेम हो और उनके अंदर आए हुए एलिमेंट की संख्या भी क्या हो, सेम हो। जैसे इसमें कितने एलिमेंट है, 3, इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, तो दोनों में संख्या अलग अलग है, ये दोनों इक्वल सेट नहीं हो सकते। यानी कि एलिमेंट भी सेम हो और उनमें आए हुए एलिमेंट की संख्या भी सेम हो तो दोनों सेट इक्वल सेट कहलाएंगे। तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ़ ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट देन, ऐसा तब होगा, तो मतलब ए सबसेट है बी का और उसमें एक बात ये पता है कि ए सबसेट ए और बी इक्वल सेट नहीं है, देन बी इज सुपर सेट, बी इज सुपर सेट या सुपर सबसेट ऑफ ए, ऑफ ए। यानी कि ए सबसेट है बी का, ए बी का उप समुच्चय है, यहाँ पे लिख देंगे ए बी का क्या है, उप समुच्चय। और ए बी के बराबर अगर नहीं हुआ तो तथा बी ए का अधिसमुच्चय है, इसको बोलते हैं अधिसमुच्चय। सुपर सेट को क्या बोलेंगे, अधिसमुच्चय है, अधिसमुच्चय है। समझ गए सब लोग, जब ए और बी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। पर अगर ए और बी बराबर होंगे, मान लो एक सेट है ए 1 2 3 और दूसरा सेट है बी जिसमें भी आ रहा है 1 2 3, तो 1 2 3 लिख दो या फिर 3 2 1 लिख दो। चलो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, चलो यहाँ पे लिख दिया 3 2 1। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि जितने एलिमेंट ए सेट में हैं उतने एलिमेंट बी सेट में हैं और जो एलिमेंट ए सेट में है वही एलिमेंट बी सेट में है, इसलिए सेट ए इक्वल है सेट बी के। और जब कभी भी दो सेट आपस में इक्वल होते हैं, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या सेट ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो आप देख लीजिए सेट ए में 1 2 3 है, बी में भी 1 2 3 है, अरे है ना 1 2 3। और क्या बी के ए में है, हाँ बी का ए में भी, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट बी में भी हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। तो यहाँ पे क्या नाम देंगे, तो यहाँ ए सबसेट है बी का, हाँ तो यहाँ पे ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो उसके लिए क्या कर देंगे, तो यहाँ पे ए सबसेट है किसका, बी का, और बी भी सबसेट है किसका, ए का। यहाँ पे एक इक्वल की साइन लगा दो, तो ऐसे कोई साइन होगी तो इसका मतलब है कि ये सबसेट व इक्वल दोनों हैं। और जब दो सेट इक्वल होते हैं तो वो एक दूसरे के सबसेट होते हैं, यानी कि सेट ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। ऐसा तभी होगा जब दोनों सेट इक्वल होते हैं तब, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। बोलो समझ गए आप लोग। तो ये जो छोटा सा एक लाइन खींचे हैं ये इक्वल को दिखा रहा है। और इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि बी सुपर सेट है ए का, नहीं, सुपर सेट तब बनेगा जब दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या है, किसी सेट के सारे एलिमेंट अगर किसी दूसरे सेट में पाए जाते हैं तो जिस दूसरे सेट में सारे एलिमेंट पाए जाएंगे वो सबसेट होगा किसका, उसका सबसेट होगा वो सेट। यानी कि जैसे यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट बी में पाए गए तो ए सबसेट हो गया बी का, पर बी के ए में नहीं पाए इसलिए बी सबसेट नहीं है किसका, ए का, पर बी सुपर सेट है किसका, ए का। समझ गए आप लोग। एक बात और, सेट में कभी भी एलिमेंट को डबल बार नहीं लिखते हैं, यानी कि उसको रिपीट नहीं करते हैं, एक बार लिखा जाएगा, एक बार ही एलिमेंट लिखा जाता है। समझ गए। तो इस तरीके से थोड़ा सा सबसेट, तो सबसेट की डेफिनेशन याद रख लेना क्योंकि अब इसमें यूज होने वाला सबसेट। तो अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, अब आगे बढ़ते हैं। ये एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं 1-2 नंबर के क्वेश्चन, कभी कभी 4 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपने सबसेट पढ़ लिया, भैया देख लीजिए, अगर आपको सबसेट नहीं समझ में आएगा तो आप रिलेशन की डेफिनेशन नहीं समझ पाएंगे। अब इसके बाद जो है, अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे सिंपल 2 नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 4 का तो आ जाता है 8, 3 × 6। तो क्या उसी प्रकार से सेट को भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो जवाब होगा हाँ करा सकते हैं। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि 2 सेट का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट,
प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्तीय गुणनफल। हिंदी में क्या बोला जाएगा, जिसे क्या कहा जाएगा, जिसे कार्तीय गुणनफल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा भैया, कार्तीय गुणनफल कहा जाता है, यानी कि कार्टीजियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, कार्टीजियन प्रोडक्ट। समझ में आ गया कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या होता है। आप ध्यान से देखिए, अब धीरे धीरे हम आपके क्लास 12 की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि ये क्लास 11 का ही टॉपिक है अभी भी, पर बताना तो मुझे पड़ेगा ही, तभी आपको समझ में आएगा। तो अच्छा, कार्टीजियन प्रोडक्ट तभी निकलेगा यार, वही बात घूम घूम के आ रही है कि टाइप्स ऑफ सेट में एक होता है इम्पटी सेट, बहुत सारे सेट होते हैं। आप एक बार किताब खोल के देख लीजिएगा, या फिर मैं इस पर लेक्चर बनाऊंगा तो आप लोग देख लीजिएगा, जल्दी ही बनाऊंगा। तो लेट ए एंड बी आर टू सेट, टू नॉन इम्पटी सेट, यहाँ पे बोल देंगे नॉन इम्पटी सेट, नॉन इम्पटी सेट। नॉन इम्पटी सेट का मतलब होगा कि दोनों सेट खाली नहीं है, उनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं। तो मान लो एक सेट है ए जिसके अंदर है 1 2 3, और दूसरा सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 3, 4, 5। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसको बोलते हैं ए क्रॉस बी। इनके प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा, ए क्रॉस बी। इसी ए क्रॉस बी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि कार्तीय गुणनफल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कार्तीय गुणनफल बोला जाएगा। अब कैसे निकलता है ये चीज़ आपको समझनी है। सबसे बड़ी बात ये आता कैसे है। अब इसके आगे धीरे धीरे अब हम आपके इस चैप्टर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। तो ए क्रॉस बी इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन इम्पटी सेट। तो कैसे करते हैं ध्यान से देखो। तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, ध्यान से सुनो पूरी बात। करते ये हैं कि पहले वाले सेट के एक एक एलिमेंट का दूसरे वाले सेट के एक एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, बस कामा लगा के छोड़ देंगे। कैसे, ध्यान से सुनो। तो यहाँ से पहला इस सेट ए का पहला एलिमेंट कौन है, 1 है, तो 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। 1 3 हो गया मल्टीप्लाई, हो गया प्रोडक्ट, कामा 1 का 4 के साथ, कामा 1 का 5 के साथ। अब उसी प्रकार से 2 को उठा लो, 2 का 3 के साथ, और कामा लगाते जाना इनके बीच। 2 का 3 के साथ, अभी मैं बताने जा रहा हूँ। 2 का 4 के साथ, कामा लगेगा बीच में। 2 का 5 के साथ, 2 का किसके साथ, 5 के साथ। उसके बाद 3 पे चले आओ, 3 का 3 के साथ, कामा लगा देंगे बीच में, और 3 का 4 के साथ। उसके बाद एक और बच गया 3 का 5 के साथ। तो इस प्रकार से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो पहले एक सेट के ए क्रॉस बी में पहले एलिमेंट को उठाएंगे, सब के साथ ऐसे छोटे ब्रैकेट में रख के छोड़ देंगे। यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कि पहले एलिमेंट का इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ खत्म हो गया, तब दूसरा एलिमेंट उठाओ। अब इसको, ये जो 1, 3 है, ये क्या है। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। इसको बोलते हैं, इस चीज़ को बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड, इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड। हिंदी में बोलेंगे इसको क्रमित युग्म। क्रमित युग्म, हिंदी में क्रमित युग्म बोला जाता है। तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है। दूसरी बात, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, ये जो ए क्रॉस बी है, एक सेट होता है। ये क्या होता है, एक सेट होता है। यानी कि ए क्रॉस बी इज आल्सो ए सेट, एंड वी नो दैट इफ ए क्रॉस बी इज ए सेट, देन इन ए क्रॉस बी हैविंग एलिमेंट। इसका ये मतलब निकल के आया कि अगर ए क्रॉस बी एक सेट है, और हम जानते हैं कि सेट के अंदर एलिमेंट पाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये निकल के आया कि ए क्रॉस बी के अंदर भी एलिमेंट आएंगे, तभी तो वो सेट है।
तो ये जो एक ऑर्डर्ड पेयर है वो एक एलिमेंट होगा, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर दूसरा एलिमेंट होगा, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर तीसरा एलिमेंट होगा, चौथा ऑर्डर्ड पेयर चौथा एलिमेंट होगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर्ड पेयर आए हुए हैं ये कुछ और नहीं, ये जो ए क्रॉस बी एक सेट बना हुआ है वो उसके एलिमेंट का काम करेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर किसका काम करेंगे? एलिमेंट का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी के अंदर आ रहे हैं और ए क्रॉस बी एक सेट है, इसीलिए तो इनको कर्ली ब्रैकेट में किया है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि अभी हम एक सेट लेके, जैसे अभी यहाँ पे हमने बोला ना कि 2 बिलोंग करेगा ए से, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 एलिमेंट है, 2 अवयव है किसका? इस सेट ए का। तो सेट के जो अवयव होते हैं वो उस सेट से बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार से इस ए क्रॉस बी सेट के जो अवयव होंगे वो इस सेट से बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब है, और आपने देखा कि इस सेट में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में आ रहे हैं। इसका मतलब 1,3 एक एलिमेंट है, 1,3 क्या है? एक एलिमेंट है। यानी कि इन सब को लेके हमने कलेक्शन बनाया है और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक। तो 1,3 एक एलिमेंट है सेट ए क्रॉस बी का। साथ ही साथ बता दिए ना, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, ए क्रॉस बी इज आल्सो ए सेट। ए क्रॉस बी एक सेट है, एक समुच्चय है, इसलिए इसके अंदर एलिमेंट आते हैं। और एलिमेंट कैसे आएंगे? एलिमेंट आएंगे ऑर्डर पेयर में। और अगर ये एलिमेंट हैं तो इसी प्रकार से इसको भी हम लिख सकते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो 1,3 होगा वो 1,3 जो होगा वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी से। क्यों? क्योंकि 1,3 एक एलिमेंट है, एक अवयव है इस वाले सेट का, जिस प्रकार से 2 अवयव था इस सेट का। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ए क्रॉस बी जब हम करते हैं तो हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलता है, और वो जो ऑर्डर्ड पेयर है वो एलिमेंट का काम करता है उस सेट के लिए। कैसे करते हैं? इस प्रकार से इसको हम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है ये। अब आपने देख लिया कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। अब फिर से वही बात, चूँकि ये ए क्रॉस बी एक सेट है, तो अगर ये सेट है तो ये किसी का सबसेट भी हो सकता है, या इसके ही सबसेट हों, या क्या हो, इसके ही सबसेट हों। एक बात हमने आपको बताई नहीं कि किसी भी सेट के सबसेट निकल सकते हैं और कितने सबसेट हो सकते हैं। तो साइड में इस चीज़ को बता देते हैं, किसी भी सेट के सबसेट कितने हो सकते हैं। मान लीजिए एक सेट है 1,2, एक सेट है 1,2। मान लीजिए एक सेट है 1,2, इस सेट के कितने सबसेट होंगे? तो किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए क्या करते हैं? 2n कर देंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा ठीक है, अभी उसको देखते हैं बाद में। यानी कि नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट ऑफ एनी सेट, ऑफ एनी सेट, यानी कि किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो ये निकालते हैं 2n। और n क्या है? जहाँ n उस समुच्चय में, उस सेट में आए हुए एलिमेंट की संख्या है। एलिमेंट की क्या है? संख्या है। यानी कि n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। तो दिए गए सेट में अवयवों की संख्या को हम n से दिखाएंगे, और किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं इसके लिए मुझे कर देना है 2n। तो जैसे ये एक सेट है 1,2, इस सेट के कितने सबसेट होंगे? तो आप लोगों को बता दूं, नंबर ऑफ सबसेट इसके होंगे, नंबर ऑफ सबसेट उप समुच्चयों की संख्या होगी 2n। और 2 और यहाँ पे n नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2 हैं। तो कितने सबसेट होंगे? 4 होंगे। दूसरी बात आपको बताते हैं, एक सेट होता है फाई, जिसको इम्पटी सेट बोलते हैं। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आते हैं, उनको हम बोलते हैं इम्पटी सेट।
और इम्पटी सेट को हम फाई से दिखाते हैं, और फाई इज़ द सबसेट ऑफ एनी सेट। कोई भी सेट अगर है तो उसका एक सबसेट फाई जरूर होगा। तो इसके सबसेट को हम दिखा देते कौन कौन है। तो सबसे पहले इसका एक सबसेट तो होगा 1, सबसेट एक सेट ही होता है। दूसरा सबसेट होगा 2, तीसरा सबसेट होगा 1, 2 और एक सबसेट होगा 5। अब ध्यान से देखिए, इस सेट के क्या सारे एलिमेंट इसमें पाए जा रहे हैं? हाँ, आंसर है पाए जा रहे हैं, क्योंकि इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है 1, जो कि इस ए सबसेट में, ए सेट में पाया जा रहा है। इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट सेट ए में है, इसका मतलब ये सबसेट है सेट ए का। कोई दिक्कत? आराम से समझ लीजिए। दूसरा सेट जिसमें एलिमेंट आया हुआ है बी, और इस सेट के सारे एलिमेंट सेट ए में पाए जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि 2 इस एलिमेंट इस सेट में आया हुआ है, जो कि इसमें पाया जा रहा है, इसका मतलब ये सबसेट है इसका, और 1, 2 भी इसमें पाए जा रहे हैं, इसलिए ये भी सबसेट है इसका। और फाई के लिए हमने बता दिया, फाई सबका क्या होता है? एक सबसेट होता है। तो ठीक है, तो बात यहीं पे घूम के आती है कि अगर ए क्रॉस बी भी एक सबसेट है, ए क्रॉस बी भी एक सेट है, तो इसके भी सबसेट होंगे। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे? तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे? तो यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यानी कि ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या, तरीका वही 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो अरे भाई इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे? तो गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 की पावर 9 आएगी। सॉल्व कर लेना जब आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? उतने इसके सबसेट होंगे। ठीक है, पर अभी ये छोटा था, छोटे छोटे एलिमेंट थे, आपने आराम से कर लिया। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए 2 की पावर m इंटू n कर दो। जहाँ पे m क्या है? जहाँ यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ m नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, जहाँ m नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट ए का। किसका? सेट ए का। जहाँ पे m नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट ए का, और जो n है वो नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट बी का। भैया आप लोग अच्छे से एकदम बढ़िया से पढ़िए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये बहुत ही आसान भी है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं, जहाँ पे m क्या नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट, एलिमेंट है सेट ए का, और ये जो है नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट बी का। तो आप देखिए ध्यान से, सेट m की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो 3 के बराबर होगी, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 3। तो ये 2 की पावर 3 इंटू n में कितने एलिमेंट है? 3, तो 2 की पावर 9 आएगी कि नहीं आएगी? और ऐसे भी देख लीजिए, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 6, 7, 8, 9। समझ गए? तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई को कितना बन जाएगा? 9। तो आप उन दोनों सेट के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा दो, और जो मल्टीप्लाई कराने पे आता है वो 2 की पावर बना दो। सॉल्व करने पे जो आएगा वही नंबर ऑफ सबसेट होंगे किसके? ए क्रॉस बी के। क्योंकि जब ये चीज़ बड़ी होगी, इसमें ज़्यादा एलिमेंट आएंगे दोनों सेट में, तो इस तरीके से काउंटिंग करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये होता है सबसेट। समझ गए आप लोग कि नहीं समझे? अब जैसे मान लीजिए यहाँ से 2 एलिमेंट निकाल लिए, हमने एक सेट बना दिया। यहाँ से मान लो एक सेट सी बना दिया, और यहाँ पे एलिमेंट रख दिए 1, 4 और 1, 5। तो आप देख पा रहे होंगे कि सेट सी के जो दोनों एलिमेंट हैं, या सेट सी के सारे एलिमेंट इस ए क्रॉस बी में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि सी सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। तो फाइनल कट में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ए क्रॉस बी क्या है? एक सेट है जिसमें जो एलिमेंट आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे, क्रमित युग्म में आएंगे। एक बात और, इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा, यानी कि वो पहले वाले सेट का होगा,
और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा। समझ गए? इसका मतलब है कि ये जो सेट ए जो 1 है वो ए से बिलोंग करेगा और 3 वो बी से बिलोंग करेगा, यानी कि ये सेट ए से बिलोंग करेगा और ये सेट बी से बिलोंग करेगा। तो ये होता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसको जनरल फॉर्म में आपको लिख के दिखा देते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिएगा, और अगर समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक, तो नोट कर लीजिएगा। मिटा देते हैं इसको अब हम, और इसको जनरल फॉर्म में लिख के दिखा देते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो किस प्रकार से आता है, कैसे आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट चैप्टर में पढ़ाऊँगा क्लास 11th में, जल्दी ही उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे। तो जो ए क्रॉस बी होता है वो आपने देखा, वो कुछ इस प्रकार से आता है, ए कामा बी सच दैट। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में बना रहे हैं, अपने आपको बताया ये सेट है तो इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। तो ए क्रॉस बी में ए कामा बी करके आएगा, जहाँ पे जो ए होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा और बी सेट बी से बिलोंग करेगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये आता है। और जो ए कामा बी होगा वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी से। ठीक, एक बात और, ये बिलोंग वाली साइन, ये वाली साइन तब काम करेगी, तब लगानी है जब वह एलिमेंट होता है। अगर वो सबसेट की बात, अगर वो सेट की बात करता है तो सबसेट की साइन आएगी। ठीक, अब आते हैं रिलेशन की डेफिनेशन पे। इसकी डेफिनेशन पे, रिलेशन की डेफिनेशन पे, जिसके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक, अब रिलेशन क्या है, अब आते हैं रिलेशन पे। तो रिलेशन जैसे हमारा होता है, रियल लाइफ में रिलेशन होता है, हमारे घर वालों के साथ रिलेशन होता है, या हमारे बाहर वालों के साथ भी रिलेशन होते हैं। तो रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन दो लोगों के बीच होता है, आप लोग जानते हैं। दो लोगों के बीच हमेशा रिलेशन होगा, क्योंकि रिलेशन होने के लिए, टू बीइंग ए रिलेशन हैविंग टू पर्सन्स, दो आदमी होने ज़रूरी होते हैं। जैसे भाई और बहन का रिलेशन। ठीक, तो रिलेशन क्या है, हिंदी में बोलेंगे संबंध। तो चूंकि अब हम मैथ पढ़ रहे हैं, रियल लाइफ में जो रिलेशन होते हैं वो तो होते ही हैं। अब मैथ्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ मैथ्स में रिलेशन किसका किसके साथ, तो यहाँ पे जो रिलेशन होगा वो एक सेट का दूसरे सेट के साथ रिलेशन होगा। अब सेट है तो एलिमेंट आएंगे, उसमें भी एलिमेंट आएगा, दो सेट है ना, दोनों में एलिमेंट आएंगे। तो सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन जो होगा, उसी रिलेशन की बात हम यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो रिलेशन क्या है, तो रिलेशन की डेफिनेशन लिख देते हैं। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अभी आपको बताया था ए क्रॉस बी के बारे में। तो जो संबंध होता है, संबंध समुच्चय ए क्रॉस बी के उप समुच्चय होते हैं। संबंध क्या होंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि दो सेट होंगे, एक सेट होगा ए, दूसरा होगा बी। यहाँ पे लिख देना, माना दो नॉन इम्पटी सेट ए व बी हैं, तो रिलेशन मतलब सेट ए का सेट बी के साथ जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि जो, और इससे किससे दिखाया जाएगा, इट्स डिनोटेड बाई आर, रिप्रेजेंटेड बाई आर। रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई आर, यानी कि जो आर होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, साथ ही साथ इक्वल भी होगा, ये भी बता दे रहे हैं। आर सबसेट भी होगा ए क्रॉस बी का, इक्वल भी होगा ए क्रॉस बी का।
यानी कि हो सकता है कि पूरा का पूरा A क्रॉस B ही रिलेशन हो। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक, कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखो, अब एग्जाम्पल लेंगे तभी समझ में आएगा। एक सेट है जिसमें 2, 3, 5 एलिमेंट आ रहे हैं, और दूसरा सेट है B जिसमें हम 1, 2 ऐसे एलिमेंट को ले ले रहे हैं, या 1, 4 ले रहे हैं। कितना ले ले रहे हैं? 1, 4। अब रिलेशन बनेगा एक सेट A के एलिमेंट का सेट B के एलिमेंट से, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? A क्रॉस B निकालना पड़ेगा। तो A क्रॉस B आ गया, क्या होगा? अभी आपने पढ़ा 2 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, कामा लगाएंगे क्योंकि एलिमेंट सेट में एलिमेंट को कामा के साथ लिखते हैं। 2, 1, फिर 2, 4, फिर 3, 1, फिर 3, 4, फिर 5, 4, 5, 1, फिर 5, में कितना? 4। गलत तो नहीं है ये? 2 का 1, 4 के साथ 2, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 4, 5, 1, 5, 4। तो ये है A क्रॉस B। अब इस A क्रॉस B में जो एलिमेंट आए हुए हैं, यहाँ पे देखिए, जो पहला एलिमेंट है वो सेट A से आया होगा। 2 कहाँ से आया? सेट A से आया है। दूसरा एलिमेंट सेट B से आया है, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। अब इन्हीं A क्रॉस B के कुछ एलिमेंट को निकाल लो, या मैं बोलता हूँ कि चलो निकाल लो, थोड़ी देर के लिए निकाल लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ से 2 एलिमेंट निकाल लिए, 2, 4 और 3, 1, और इनसे एक सेट बना दिया, और मान लो इसका नाम C है। तो ये जो C है ना, यही रिलेशन है। यही C क्या है? C रिलेशन है। क्यों रिलेशन है? क्योंकि ये सबसेट है किसका? A क्रॉस B का। इसका मतलब है C रिलेशन है A क्रॉस B का, क्योंकि ये सबसेट है A क्रॉस B का। ठीक, अब ध्यान से सुनो। अब मैं आपको बताने ये जा रहा हूँ कि आपको रिलेशन की डेफिनेशन क्वेश्चन में दी रहेगी। रिलेशन बताएगा कि हाँ, इसके साथ सेट A के एलिमेंट का सेट B के एलिमेंट के साथ ये रिलेशन है। रिलेशन आपको बताया जाएगा। अब मैं कुछ रिलेशन लिख रहा हूँ, और मैं जो भी रिलेशन लिखूँगा आप लोग देखेंगे, और मैं जो भी रिलेशन बनाऊँगा वह, या आपके क्वेश्चन में जो भी रिलेशन आएगा वो इन दोनों सेट के एलिमेंट को देखते हुए बनाया जाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो अब उसके बाद जब मैं रिलेशन में एलिमेंट को ले आऊँगा तो आप देखेंगे कि वो जो एलिमेंट होंगे वो कहीं ना कहीं इस A क्रॉस B में ज़रूर पाए जाएंगे। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जैसे अब मैं एक रिलेशन बनाता हूँ, मान लो एक रिलेशन है। रिलेशन को किससे दिखाया जाएगा? R से दिखाया जाएगा। और रिलेशन के बारे में हमने बता दिया कि उसमें जो A, B आएगा, अब समझिए बात को। अब इन जनरल ऐसे लिखा जाएगा A, B, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें A, B कुछ भी हो सकते हैं। A पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा, यानी कि पहले वाले सेट से लिया जाएगा, और B दूसरे वाले सेट से लिया जाएगा। तो A, B सच दैट इस प्रकार से है कि जो A है वो बड़ा है B से। एक रिलेशन ही तो है ना, कि इसका मतलब है कि इस ऑर्डर्ड पेयर में मुझे ऐसे एलिमेंट रखने हैं कि जो पहले लिखा गया होगा वो बड़ा होगा। देखो ना, A पहले लिखा है और B बाद में लिखा है। इसका मतलब जो पहले लिखा गया होगा वो दूसरे वाले से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ऐसा एक रिलेशन बना के देना है। ऐसे आपकी बुक में, ऐसे आपकी किताब में क्वेश्चन करके आएगा, कहेगा कि एक रिलेशन बनाइए, और रिलेशन को इस प्रकार से दे देगा और 2 सेट दे देगा। रिलेशन तभी पॉसिबल है जब सेट दिया गया होगा। कभी कभी क्या होगा कि उसी सेट का उसी सेट के साथ रिलेशन बनाना होगा, जो कि अभी है आपके सिलेबस में यही है, उसी सेट का उसी सेट के साथ रिलेशन बनाना है। तो क्लास 12 में उसी सेट का उसी सेट के साथ रिलेशन बनाना है। तो अब एक रिलेशन बनाओ। अब रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, रिलेशन भी एक सेट होता है, क्योंकि वो सबसेट होता है ना। रिलेशन भी क्या है? एक सेट है। क्यों? क्योंकि वो सबसेट होता है किसका? A क्रॉस B का। तो भाई जो सबसेट होता है वो भी तो एक सेट होता है, और रिलेशन सबसेट है, इसका मतलब रिलेशन भी क्या है? एक सेट है। ठीक, चीज़ों को जोड़ के पढ़िए और ये आसान हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान है। तो रिलेशन बनाइए। रिलेशन में कैसे कैसे एलिमेंट रखने हैं, और यहाँ पे एक बात लिखना भूल गए कि A सेट A से बिलोंग करेगा और B सेट B से बिलोंग करेगा। ये जो B एलिमेंट है, A क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट। B क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट। पहला एलिमेंट सेट A से आना चाहिए, सेट A कौन है? ये है, और दूसरा एलिमेंट सेट B से आना चाहिए। अब आपको ये है डेफिनेशन रिलेशन की। ये क्या है? डेफिनेशन है। यही डेफिनेशन, इसी को देख के आपको रिलेशन में एलिमेंट को सेलेक्ट करने हैं। यही है डेफिनेशन, यही है परिभाषा। यही क्या है? परिभाषा रिलेशन की।
समझ गए आप लोग, यही रिलेशन की परिभाषा है। तो कैसे एलिमेंट लेने हैं, ऐसे ऐसे एलिमेंट ए क्रॉस बी से लेने हैं जिनमें ए बड़ा होगा बी से। आप यहाँ पे देखिए ए क्या बड़ा है बी से, हाँ ए बड़ा है बी से, क्योंकि ये ए होगा ये और ये बी होगा, क्योंकि ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट ए होगा दूसरा बी होगा। तो इसका मतलब है कि 2,1 जो एक एलिमेंट है 2,1 वो इस रिलेशन वाले सेट में आएगा। दूसरा इसको नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये ए है ये बी है, ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ ए छोटा पड़ रहा है और बी बड़ा है। इसको भी ले लेंगे, इसको भी नहीं ले सकते हैं, इसको भी ले लेंगे और इसको भी ले लेंगे। देखिए ना दोनों जगह ये ए है ये बी है, ये ए है और ये बी है। यहाँ पे ए बड़ा है बी से, भाई 5 बड़ा होता है 1 से ना। अभी इसको भी बताएं हम आपको। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 3,1 आएगा, 3,4 आएगा, अरे सॉरी 3,4 नहीं आएगा, एक सेकंड मिस्टेक हो रहा है, एक सेकंड। तो अगला जो एलिमेंट आएगा वो 5,1 आएगा, उसके बाद जो एलिमेंट आएगा वो 5,4 आएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि ये 2 पहले सेट से आया है, 3 पहले सेट से आया है, 5 पहले ही सेट से आया है, ये 5 पहले सेट से आया है और यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहे हैं 1 दूसरे सेट से है, ये 1 दूसरे सेट से है, ये 1 दूसरे सेट से है, 4 दूसरे से। तो अब आप क्लियरली देखिए यही रिलेशन बन के आया हुआ है और रिलेशन जो बन के आया हुआ उसको हमने करली ब्रैकेट में लिखा है और करली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट आए हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में आए हैं। इससे ये पता चल रहा है कि रिलेशन इज आल्सो ए सेट, रिलेशन एक सेट होता है। इसीलिए तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऊपर पहले लिखे थे, सेट ही था तभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे थे। ठीक, तो दूसरी बात हमने आपकी डेफिनेशन क्या बताई है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में पाए जाने चाहिए। तो आप देख लीजिए क्लियरली इस रिलेशन के अंदर ये जितने एलिमेंट आए हुए हैं ये आपको ए क्रॉस बी में ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। देख लीजिए यहीं से निकल गए हैं। इसका मतलब इस आर सेट के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में है, इसलिए आर सेट सबसेट है, उप समुच्चय है ए क्रॉस बी का। बोलिए समझ में आ गया? तो ये है डेफिनेशन, आर इज द सबसेट या इक्वल ए क्रॉस बी। कभी कभी क्या होता है कि रिलेशन की ऐसी डेफिनेशन बना दी जाएगी कि पूरा का पूरा ए क्रॉस बी का एलिमेंट ही उस रिलेशन में आ जाता है, तब हम कह देंगे कि जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी के क्या हो गया है बराबर, इसलिए यहाँ पे इक्वल की साइन लगी है। चलो हमने ऐसा रिलेशन बना दिया। अब एक दूसरा रिलेशन बनाते हैं। एक दूसरा रिलेशन मान लो R1 है और उसमें हम ऑर्डर पेयर तो ऐसे ही रखेंगे सच दैट, अब मैं बनाता हूँ क्या कि जो B होगा, ऐसा रिलेशन बनता हूँ कि जो B होगा वो 2A के बराबर होगा और हमने बता दिया A बिलोंग करेगा सेट A से और B बिलोंग करेगा सेट B से। एक रिलेशन ये है, ये डेफिनेशन ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन आपको देगा, तो आपको वही रिलेशन की डेफिनेशन सीखनी है, उसी पे आपको एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। तो डेफिनेशन कौन सी है भैया? डेफिनेशन ये है। क्या डेफिनेशन कह रही है? कह रही है कि B बराबर होगा 2A और B क्या है? उस ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट। तो इसको शब्दों में बोलो, इसका मतलब दूसरा एलिमेंट होना चाहिए पहले एलिमेंट का 2 गुना, यानी कि पहले वाले एलिमेंट में 2 से गुणा करके आए। कौन सा एलिमेंट? दूसरा वाला एलिमेंट। देखो ना A में 2 से गुणा हुआ है, तो अगर A 1 होगा तो B 2 × 1 होगा, अगर A 2 होगा तो B 2 × 2 होगा, यानी कि 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस बात को देखते हुए हमें इस A क्रॉस B में एलिमेंट को सेलेक्ट करने हैं। जो भी आर रिलेशन में जो भी एलिमेंट आएंगे वो इन्हीं दोनों सेट के अंदर होने चाहिए। इस सेट के अंदर जो एलिमेंट आए हैं उनसे बाहर एलिमेंट नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं, क्योंकि ए क्रॉस बी में हम ए क्रॉस बी इन्हीं दोनों एलिमेंट का सेट का ही तो करवाए हैं, तो बाहर आने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक, अब बना लेते हैं R1 रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो क्या देखते हुए बनाना है कि जो B होगा ना वो 2A के बराबर है। तो आप एक काम कर लीजिए, पहले किसकी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे? A की वैल्यू सेलेक्ट करते जाइए और A कहाँ से आएगा? A आएगा सेट A से। भाई A कहाँ से आएगा? सेट A से आएगा। या तो ऐसे देख लीजिए या तो ऐसे ही देख लीजिए, ये A है ये B है, तो आप देखिए A में 2 से गुणा होगा तभी तो 4 आएगा, क्योंकि 2 है A का मान, 2 दूनी 4। या ऐसे कर लीजिए, या यहाँ से एक एलिमेंट A के उठाइए। देखो सबसे पहले किसको ले लेंगे? 2 को। अब A की वैल्यू हमने कितना ले लिया? क्योंकि A पहले लिखा जाएगा तो A की वैल्यू हमने 2 ले लिया, तो यहाँ 2 रखो,
तो 2 दूनी 4, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 4। आगे दूसरा एलिमेंट ले लो। अब एक ये देखो यहाँ ऊपर लिख देते हैं ए है। अब ए का काम 3 कर रहा है, तो जब 3 रखोगे तो 6 बन जाएगा, तो बी का मान कितना हुआ 6। आगे 5 रख दो। अरे तो जब 5 रखेंगे कितना रख देते हैं 5 रख दो। आगे बढ़िया से देखो, आगे कितना रख देंगे 5, क्योंकि ए की वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी है ना, और ए कहाँ से आएगा सेट ए से आएगा। 5 रख दिया, 5 रखेंगे तो ये 10 बन जाएगा। बस एक एलिमेंट ख़त्म। तो इस तरीके से अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक मिस्टेक हो रहा है। क्या मिस्टेक हो रहा है? कायदे से तो यही आने चाहिए थे ना, पर आप लोग देख पा रहे हैं डेफिनेशन में बताया गया है कि जो बी है वो सेट बी से बिलोंग करना चाहिए, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जो 6 है, 6 इज़ नॉट बिलोंग इन सेट बी एंड 10 इज आल्सो नॉट बिलोंग इन सेट बी। इसलिए हेंस 3, 6 एंड 5, 10 is not the element of the given relation R1। ये दोनों इस R1 में बिलोंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए ना तो इसको लिया जाएगा ना तो इसको लिया जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान देनी है। तो सिर्फ R1 में एक एलिमेंट आएगा जिसका नाम होगा 2, 4। ठीक, हाँ ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि बी की वैल्यू 6 आ गई और बी सेट से आना चाहिए, है ही नहीं, 4 ही तक है, तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों नहीं लिए जाएंगे, इनको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, ये बात, दोनों बातें ध्यान से देखनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ए और बी किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो उसी सेट के अंतर्गत आने चाहिए। तो अब आप देखिए जो R1 है, ये जो R1 आया है वो क्या सबसेट है A क्रॉस B का? क्या R1 के सारे एलिमेंट A क्रॉस B में है? तो R1 में सिर्फ एक ही तो एलिमेंट आया है और वह 2, 4 है क्या? हाँ है। इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में पाए जा रहे हैं, इसलिए ये सबसेट होगा किसका? इस A क्रॉस B का। और R1 क्या है? एक रिलेशन है। तो ये है रिलेशन की डेफिनेशन। और आपको क्लास 12th में रिलेशन की डेफिनेशन भी नहीं पढ़नी है, ये सब 11th क्लास में है। आपको क्लास 12th में टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और आराम से इसको नोट कर लीजिए। इस तरीके से रिलेशन की डेफिनेशन होती है और कुछ एग्जाम्पल के साथ हमने रिलेशन को समझाने की कोशिश की, तो नोट कर लीजिएगा आप इसको। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो कि आपके सिलेबस में है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो इस वजह से आज की क्लास को मुझे यहीं पे रोकना पड़ रहा है। तो आज आप लोगों को क्या करना है कि हमने जो सारी चीज़ें बताई हैं, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी तो आप रिलेशन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जो आज हमने बताया है पूरा का पूरा आप रिवाइज़ करिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, सेट के बारे में समझिए और सेट के टाइप या जो भी चीज़ें आज हमने बताई हैं इन सब सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। अगला जो मेरा लेक्चर होगा वो होगा क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। उसके बाद आएगा फंक्शन। जब रिलेशन और फंक्शन को हम पढ़ लेंगे तो हमारा जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके क्वेश्चन उसके बाद हम करवाएंगे। तो ये 3 लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, 3 या 4 लेक्चर जो भी होगा, तो 3 या 4 लेक्चर होगा और 3 या 4 लेक्चर में हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।